फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। और हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन आगामी भर्ती परीक्षा में गलत नहीं होगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब जरूर किया करो और लाइक भी किया करो। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रीट याचिका पेश कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रीट याचिका पेश कर सकता है। केवल जिला न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में, यानी दोनों न्यायालयों में यानी कि याचिका दायर कर सकता है। यदि मौलिक अधिकारों का किसी व्यक्ति का हनन होता है तो वो रीट दोनों न्यायालयों में लगा सकता है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे। व्याख्या, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर संबंधित व्यक्ति सीधा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में रीट याचिका पेश कर सकता है। इस स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। पहली रीट होती है, पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर उपस्थित करना। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा ताकि निर्धारित किया जा सके कि गिरफ्तारी अवैध है या वैध है। तो ये तो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी व्यक्ति को सशरीर पेश करना न्यायालय में। अगली आती है परमादेश, जिसे बोलते हैं मेडेमस। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश की रीट एक उच्च न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को जारी की जाती है जिसके तहत कानून द्वारा लगाए गए आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। ये होती है परमादेश। अगली आती है अधिकार प्रश्चा, और ये रीट पूछी जाती रहती है। अधिकार प्रश्चा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कवो वारंटो। अधिकार प्रश्चा जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कवो वारंटो। अधिकार प्रश्चा का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। इस प्रकार की रीट उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो इस पर अवैध तरीके से आसीन है। और अगली चौथी जो याचिका होती है वो होती है उत्प्रेषण। कौन सी? उत्प्रेषण, जिसे बोलते हैं सर्टियो यारारी। सर्टियो रारी जिसे बोलते हैं उत्प्रेषण, अंग्रेजी में बोलते हैं सर्टियो रारी। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना। किसी भी गलत आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को यानी कि उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। उच्च न्यायालय इस प्रकार के मामले को पुनरीक्षण के लिए अपने पास मंगवा लेता है। नेक्स्ट, अंतिम याचिका पांचवी होती है प्रतिषेध, जिसे बोलते हैं प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है मना करना। एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या एक न्यायाधिकरण या एक अर्ध न्यायिक निकाय को किसी मामले की सुनवाई को रोकने के लिए यह रीट जारी की जाती है जब यह मामला निचली अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, प्रतिषेध रीट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया ऐसा आदेश है जो
मदिरा के उत्पादन व उपयोग को प्रभावित करता है, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने पर रोक लगाता है, प्रशासनिक अधिकारी को कोई कार्यवाही विशेष करने से वर्जित करता है, और अगला किसी अर्ध न्यायिक अधिकारी को किसी मामले में कार्यवाही करने से रोकता है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रतिषेध रीट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है ऐसा आदेश जो, तो इसका राइट आंसर होगा किसी अर्ध न्यायिक अधिकारी को किसी मामले में कार्यवाही करने से रोकता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 29 दिसंबर 2008 को की गई थी। जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 29 दिसंबर 2008 को की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्री परिषद के साथ परामर्श कर राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा के साथ परामर्श कर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, व्याख्या। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए थे? तो ये हुए थे 1 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए थे? 1 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ये हमें पूछा गया है। न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर से, न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना जयपुर से, तो ये भी थे। न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा से, ये नहीं थे। तो ऑप्शन सी अपना आंसर है। न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त, ये बीकानेर से थी। न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर से थे। न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत ये नहीं थे, ये वैसे कोटा से थे, लेकिन ये इनको शपथ नहीं दिलाई गई। और न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना ये जयपुर से थे, और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त ये बीकानेर से थे। व्याख्या। राज प्रमुख महाराजा मान सिंह ने 29 अगस्त 1949 को मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा को तथा 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, और फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। कौन? कमलकांत वर्मा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भी ये न्यायाधीश रहे तथा पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदयपुर के रहे थे। नेक्स्ट ये 11 अन्य न्यायाधीश हैं, ये कौन कौन है ये भी अपन देखते हैं। जस्टिस लाला नवल किशोर जोधपुर से थे, जस्टिस कुंवर अमर सिंह जसोल जोधपुर से थे, जस्टिस कंवरलाल बापना जयपुर से थे, जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ये जयपुर से थे, जवान सिंह राणावत उदयपुर से थे, शार्दुल सिंह मेहता उदयपुर से, दुर्गा शंकर दवे बूंदी से थे, त्रिलोचन दत्त बीकानेर से थे, आनंद नारायण कोल अलवर से थे, के शर्मा भरतपुर से थे, छेमचंद गुप्ता कोटा से थे। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने
29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह। तो इसका आंसर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के वर्मा, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे, तो ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। कमलकांत वर्मा राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, राजस्व मंडल, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा में किया गया था, तो ये कब किया गया था? 29 अगस्त 1949 को। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी तथा उच्च न्यायालय को जोधपुर स्थापित किया गया था। बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी, उच्च न्यायालय को जोधपुर स्थापित किया गया था। बी.आर. पटेल समिति में सदस्य कौन थे? बी.आर. पटेल इसके अध्यक्ष थे, लेफ्टिनेंट कर्नल टी.सी. पुरी इसके सदस्य और ए.पी. सिन्हा ये भी सदस्य थे, यानी 2 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। बी.आर. पटेल समिति में टोटल 3 सदस्य थे। बी.आर. पटेल अध्यक्ष थे और लेफ्टिनेंट कर्नल टी.सी. पुरी ये सदस्य और ए.पी. सिन्हा ये भी सदस्य थे। इस प्रकार 3 सदस्यों की ये समिति थी। राजस्थान राज्य का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ और तत्समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर व अलवर में कार्यरत 5 रियासतकालीन उच्च न्यायालय को राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया और 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख कौन बने थे? सवाई मानसिंह को बनाया गया। 29 अगस्त 1949 को राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 11 माननीय न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। इसके अलावा प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा को भी शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट प्रारंभ में उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा स्थानों से भी सुनवाई की गई। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, जिसके तहत 20 श्रेणी के राज्यों के लिए न्यायाधीशों की योग्यता का निर्धारण भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार होगा। कमलकांत वर्मा सहित कुछ न्यायाधीशों को त्यागपत्र देना पड़ा। न्यायाधीशों की संख्या को घटाकर 6 कर दिया गया। बीकानेर, उदयपुर, कोटा की बेंच को 22 मई 1950 को समाप्त कर दिया गया, लेकिन जयपुर बेंच निरंतर रही थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। पी सत्यनारायण राव समिति के सदस्य कौन कौन थे? पी सत्यनारायण राव समिति के अध्यक्ष पी सत्यनारायण राव स्वयं अध्यक्ष थे। वी विश्वनाथन और वी.के. गुप्ता ये सदस्य थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 जनवरी 1958 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार जयपुर को राजस्थान की राजधानी तथा उच्च न्यायालय को मुख्य पीठ जोधपुर में रखने की सिफारिश की तथा जयपुर खंडपीठ को समाप्त करने की सिफारिश की। वर्ष 1958 में जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। राजस्थान का उच्च न्यायालय जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 द्वारा जयपुर पीठ को पुनः स्थापित किया गया। 30 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ ने कार्य करना प्रारंभ किया। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के भव्य नवीन भवन का लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति द्वारा 7 दिसंबर 2019 को किया गया। नवीन
उच्च न्यायालय में 22 न्यायालय कक्ष हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से एक सत्य है, पता लगाइए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, नहीं 1949 में की गई। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर है। उच्च न्यायालय का एकमात्र न्यायासन जयपुर में स्टार दिया गया है। व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में है। नेक्स्ट अब अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बेंच कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को 4 फरवरी 2023 के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा हैं। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो यह है 50। व्याख्या, वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 है। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस फारूक हसन। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, जस्टिस फारूक हसन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा राजस्थान राज्य सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे कैलाशनाथ वांचू। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान उच्च न्यायालय में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल हैं, जिनका कार्यकाल 5 मार्च 2016 से लेकर 14 अप्रैल 2016 तक रहा। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जे.एम. पांचाल हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वप्रथम अपन बात करें तो यानी 29 अगस्त 1949 से 1950 तक रहे थे न्यायमूर्ति के वर्मा। याद रखेंगे आप, प्रथम न्यायाधीश थे के वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय की। फिर जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल है वो है कैलाशनाथ वांचू, जो दूसरे नंबर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। 1951 से 1958 तक इनका कार्यकाल रहा। और वर्तमान संदर्भ में अपन बात करें तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो हैं एम श्रीवास्तव, जो कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, 42वें नंबर के। याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? जे.एस. वर्मा, अरुण कुमार, जे.एम. पांचाल, वीरेंद्र कुमार सिंघल। तो वीरेंद्र कुमार सिंघल हैं, ये नहीं रहे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बाकी जे.एस. वर्मा भी रहे हैं, अरुण कुमार भी रहे हैं और जे.एम. पांचाल भी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र कुमार सिंघल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीसी सेकंड ग्रेड में। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं?
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। बाकी सब की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से करेगा। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो इसका विनिश्चय कौन करता है? ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, फिर दोबारा रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। अनुच्छेद 217(3) के अनुसार यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा और राष्ट्रपति की विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्याख्या। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधिपति जस्टिस इंद्रजीत महंती। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती में पूर्व न्यायाधीश थे तो किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? बॉम्बे उच्च न्यायालय की। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? राजेश बालिया, प्रकाश टांटिया, एन माथुर, नगेंद्र कुमार जैन। तो एन माथुर हैं, ये अन्य राज्यों में यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। बाकी राजेश बालिया रहे हैं, प्रकाश टांटिया भी रहे हैं और नगेंद्र कुमार जैन भी रहे हैं, लेकिन एन माथुर ये अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। एन माथुर। व्याख्या। राजेश बालिया राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। प्रकाश टांटिया राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। ध्यान रहे कि प्रकाश टांटिया राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। बिल्कुल सही है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। ये कथन भी सही है।
राज्य में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कथन सही है। अगला कथन है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। तो ये जो कथन है, ये कथन अपना गलत कथन है। ये कथन अपना गलत है। ऑप्शन 4 है, भारतीय संविधान के प्रावधान के तद अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो ये कथन भी सही है। तो कथन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये कथन अपने सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 2, 3 और 4 सही है। पहला कथन भी इसमें गलत है। पहला कथन भी गलत है। अनुच्छेद 213 वाला व्याख्या देख लेते हैं ताकि अपना क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। व्याख्या, अनुच्छेद 213 के अनुसार विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने का अधिकार है। एक होता है अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? भीलवाड़ा, अजमेर, बारा, अलवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा है वो जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बाकी अजमेर, अलवर और बारा ये आते हैं। व्याख्या, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ के अधीन 15 जिलों के 17 जिला न्यायालय आते हैं। अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय, दौसा, सीकर, झुंझुनू, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक ये 17 जिले आते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो ये 19 जिले आते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? बूंदी, टोंक, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ है ये नहीं आता जयपुर पीठ के अंतर्गत। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो न्यायमूर्ति RC लोहाटी नहीं रहे हैं। बाकी न्यायमूर्ति NM कासलीवाल भी रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। न्यायमूर्ति BS चौहान भी रहे हैं न्यायाधीश और न्यायमूर्ति SK माथुर ये भी रहे हैं, लेकिन न्यायमूर्ति RC लोहाटी नहीं रहे। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने कुल 13 बने थे। AP सेन, NM कासलीवाल, SC अग्रवाल, AK माथुर, PP नाओलेकर, GS सिंघवी, RM लोढ़ा, BS चौहान, GS मिश्रा, AM सापरे, अजय रस्तोगी, दिनेश माहेश्वरी, बेला M त्रिवेदी। तो ये 13 जो हैं ये राजस्थान के तो न्यायाधीश रहे और साथ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी बने हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान, अगला क्वेश्चन पूछा गया है अपना, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश KN वांचो और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसिया। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। उसके पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है, नहीं। उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, तो ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में हमें पूछा गया है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, अनुच्छेद 217 एक ए के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, और अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, यानी कि इनमें से कौन से कथन सही है। उच्च न्यायालय, अगला अपना क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में हुई थी, बिल्कुल सही है। जयपुर जो स्थायी पीठ है उसकी स्थापना 1977 में हुई थी। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया, ये कथन भी अपना सही है। यानी स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया, ये कथन भी सही है। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया, ये कथन गलत है। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया, ये कथन भी सही है। तो कथन 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट, तो अपना उत्तर हो जाएगा 3, यानी 1, 2 और 4। व्याख्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के अंतर्गत राजस्थान का उच्च न्यायालय यानी जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 द्वारा जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना की गई। जयपुर पीठ ने 30 जनवरी 1977 को कार्य करना प्रारंभ किया। जयपुर पीठ को खंडपीठ का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है, तो ये संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। व्याख्या, अनुच्छेद 230 एक के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी हाई कोर्ट की आधिकारिकता का विस्तार कर सकेगी या आधिकारिकता का अपवर्जन कर सकेगी। नेक्स्ट, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये IAS प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें केवल एक ही कथन सही है। कौन सा? भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, ये कथन ही सही है। बाकी कथन है वो गलत है। दूसरा कथन क्या है? उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो इसके अंतर्गत यानी कि पहला जो कथन है वो ही सही है और सही हमें पूछा गया, केवल फर्स्ट कथन सही है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल में उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल में उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, अगले जो है इनको हमें सुमेलित करना है। अनुच्छेद है एक तरफ प्रावधान है। सर्वप्रथम दे रखा है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 क्या कहता है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति।
अनुच्छेद 215 के अंतर्गत सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। फिर दूसरा इसके अंदर दे रखा है इसके अंदर अनुच्छेद 215 दे रखा है। तो अनुच्छेद 215 है, इसके अंतर्गत आएगा उच्च न्यायालय का अभिलेख। इसके अंतर्गत क्या आएगा? उच्च न्यायालय का अभिलेख आएगा। फिर अनुच्छेद 222 इसके अंतर्गत आएगा किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। फिर दे रखा है अनुच्छेद 226, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत होता है यानी कि कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 में क्या है? कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी 226 के तहत उच्च न्यायालय है वो रीट जारी करता है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है। तो ये इस प्रकार अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट व्याख्या, और व्याख्या कंप्लीट करने के बाद अपने पूरे कंसेप्ट हैं वो भी यानी कि सही है। अनुच्छेद 215, प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा जिसके तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यवाही एक अभिलेख रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे। ये निर्णय कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे। फिर अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किए जाने का प्रावधान है। यह स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किया जाता है। साथ ही स्थानांतरण के समय दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से राय ली जाती है। ध्यान रहे कि स्थानांतरित किए जाने वाले न्यायाधीशों से सहमति की आवश्यकता नहीं है। अगला है अनुच्छेद 226, नागरिकों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अनुच्छेद 227, यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों द्वारा अपनी पूरी सीमा क्षेत्र में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। सूची 1 को 2 में सम्मिलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमें मिलान करने हैं। तो इसमें यानी कि सर्वप्रथम अनुच्छेद 214 दे रखा है। तो अनुच्छेद 214 है, इसके अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 214 हमें दे रखा है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 क्या कहता है? प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। यह अनुच्छेद 215 कहता है। अनुच्छेद 216 कहता है, पहले देखते हैं अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालय का गठन। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो IAS प्री एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। तो ये तो कथन गलत है। अगला कथन है, कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहिर्त नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया। तो ये कथन भी गलत है। तो ऑप्शन न तो फर्स्ट और न दूसरा, दोनों ही गलत है। व्याख्या, अनुच्छेद 220 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में वकालत या अभिवचन कार्य कर सकता है, अनुच्छेद 220 के अनुसार। लेकिन उसी उच्च न्यायालय तथा भारत की किसी अदालत में या किसी प्राधिकरण के समक्ष वकालत या अभिवचन कार्य नहीं कर सकेगा। अनुच्छेद 217 क्या कहता है? अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो,
भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो, वह किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो हमें ये बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल सही कथन है। पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये कथन भी सही है। तो कथन तीनों ही अपने सही हैं। तो अपने तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट व्याख्या। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश या एक राज्य के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का संयुक्त एक ही उच्च न्यायालय है। आगे अपन को कथन दे रखा है ए। अगला क्वेश्चन है कथन ए, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कारण आर, भारत में संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए गलत परंतु आर सही है। दूसरा कथन अपना सही है, भारत में संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में किसी भी राज्य की विधायिका उस राज्य में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को, तो इसका राइट आंसर है बढ़ा सकती है, सीमित या समाप्त नहीं कर सकती। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या घटाने का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। नेक्स्ट, किसी मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि समेकित निधि से दिए जाते हैं, जबकि उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि यानी समेकित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, नहीं 25 है, तो पहला गलत है। इनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य के अधिक पर है, तो ये तो सही है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो ये कथन भी गलत है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं, ये कथन भी सही है। तो दूसरा और चौथा कथन अपना सही है। व्याख्या, भारत के कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। 3 उच्च न्यायालय जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा नागर हवेली व दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश। इन तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है, यानी 3 राज्यों का एक एक उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट, केवल केंद्र शासित प्रदेश जहां स्वयं का उच्च न्यायालय है वो एक तो दिल्ली में है, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है। प्रत्येक सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष थी, परंतु 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सबसे अधिक राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें ऑप्शन दे रखा है मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम सर्वाधिक 4 राज्य हैं। मुख्य पीठ गुवाहाटी में है, खंडपीठ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट, 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा, जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा, सभी राज्यों के राज्यपालों द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा। लेकिन 4th अपना ऑप्शन सही है, राज्यपाल द्वारा, जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। क्वेश्चन क्या है, 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा, जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। व्याख्या, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 219 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है जिस राज्य में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1993 में हुआ था। व्याख्या, दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 ने कॉलेजियम प्रणाली को जन्म दिया। यह कॉलेजियम ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार से करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश कॉलेजियम में शामिल होते हैं। ये थे अपने उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।